हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम हिमालय के अंदर लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। पिछली क्लासेस में हमने हिमालय के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस की, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ हिमालय देखा, जिसके अंदर हमने देखा दो टाइप से जो थ्योरी बताई जिससे ओरिजिन ऑफ हिमालय हुआ। उसमें हमने जियोसिंक्लाइन थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ हिमालय, जिसके अंदर में हमने लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल दोनों टाइप से हिमालय का फिजियोग्राफिक डिवीज़न किया। और हमने मेन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हिमालयन रीजन के हमने कवर कर लिए। और अब लास्ट टॉपिक हम आज कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंस है हिमालय का इंडियन पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड और डोमिनेटिंग फिजियोग्राफिक फीचर्स है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया पता ही है सब कॉन्टिनेंट के रूप में माना जाता है। ठीक है, हिमालय की बॉडी और सोल कहा जाता है। इंडिया की जो बॉडी और सोल है ना, उसको हिमालय को कहा जाता है ऐसा। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इम्पोर्टेंट फीचर्स जो इम्पोर्टेंस है हिमालय के वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है हिमालय का। देखिए, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव की बात करें हिमालय के बेसिस पे। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दोनों में एक अहम भूमिका निभाता है हमारे इंडिया के लिए। कैसे, ये हम देखेंगे। तो जो मानसून आता है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ से, जो हमारे इंडिया में मानसून आता है, और अरेबियन सी से, क्योंकि जो इंडियन ओशियन को इंडिया ने डिवाइड किया ना दो में, इस तरफ है अरेबियन सी, ये इंडिया है, और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, तो यहाँ से जो मानसून आता है ना, मानसून आता है तो उसको जो हिमालय है ना उस तरफ नहीं जाने देता है, साइबेरिया तरफ नहीं जाने देता है। तो हमारे इंडिया की ही टेरिटरी में वो रहता है, इस तरफ रहता है। ठीक है, इसी तरफ मानसून रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में बारिश हो जाती है। ठीक है, और अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट होता ना इंडिया का, ये डेजर्ट होता। जो नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो डेजर्ट होते अगर, क्योंकि रेनफॉल नहीं होती। ठीक है ना, अगर मीटरोलॉजिकल स्टडीज़ के हिसाब से हम बताएं तो जो हिमालय है ना वो जेट स्ट्रीम्स को दो ब्रांचेस में क्या कर देता है, डिवाइड। अब उससे क्या होता है, इंडिया को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे अराइवल भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकती है, एंड फेलियर भी हो सकता है मानसून आने में। कभी कभी आपने देखा होगा कि सूखा पड़ जाता है कई एरियाज़ में, कभी कभी कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये हिमालय की वजह से होते हैं। जेट स्ट्रीम किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, किस तरह से कहाँ पर मानसून जो जेट स्ट्रीम्स है वो वहाँ जा रहे हैं, तो इसमें भी अहम भूमिका रहती है हिमालय की। और सेकंड जो इम्पोर्टेंस देखें वो डिफेंस के ऊपर आपको पता ही होगा हिमालय में कितनी ऊंची ऊंची पीक्स हैं, कितना हाई एल्टीट्यूड पे है हिमालय। ठीक है ना, उसमें अगर इतिहास की बात करें, थ्रू आउट द हिस्ट्री की बात करें, तो फॉरेन इन्वेडर्स नेवर एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम नॉर्दर्न साइड। हिमालय के एरिया से तो कभी कोई फॉरेनर्स आ ही नहीं पाया है, क्योंकि जो टोपोग्राफी है, जो एल्टीट्यूड है, बहुत हाई है। सर्वाइव करना, उसके ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा, लगभग उस टाइम पे नामुमकिन टाइप का था। तो वहाँ से कोई भी इन्वेडर्स नहीं आ पाए। ठीक है ना, अगर डिस्पाइट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आप लोग क्या क्या भैया अंतरिक्ष पे पहुंच गए हैं, तो हिमालय को क्रॉस करना तो इतनी मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, डिस्पाइट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, और नॉर्मली चढ़ना चाहें तो नॉर्मली नहीं चढ़ पाएंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। द हिमालय हैव ग्रेटर डिफेंस वैल्यू। ठीक है, तो हिमालय हमारे लिए काफ़ी एक ग्रेट डिफेंस वैल्यू के रूप में आता है। ठीक है ना, एट प्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ हाई, अब यहाँ पर हिमालयन रीजन में चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये थोड़ा रोड टाइप का, बेल्ट रोड वाला आपने देखा होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। तो ये हाईवेज डेवलप कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट, जो अपनी अपनी कंट्री का इंटरेस्ट होता है, तो बॉर्डर वाले एरिया पर हिमालयन रीजन के पे। ठीक है, तो हाईवेज कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो हमारा
इंपॉर्टेंस है पेरेनियल रिवर्स का। पेरेनियल रिवर्स तो एक तो सीजनल रिवर्स होती है, एक पेरेनियल रिवर्स होती है। पेरेनियल रिवर्स क्या होती है, ये रेनफॉल पे तो सीजनल रिवर्स होती हैं जो हमारे डेक्कन वाले पार्ट्स में है, ठीक है। और पेरेनियल रिवर्स को बोलते हैं सदाबहार। सदाबहार क्यों? क्योंकि ये इनमें हमेशा वाटर रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालयन रीजन्स पे जो ग्लेशियर्स है ना वो मेल्ट होके इनमें वाटर को फीड कराते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियन हैव देयर ओरिजिन ग्लेशियर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स ऑफ द हिमालय। अब क्या है, हिमालयन रीजन में कई सारे ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, तो यहाँ पर जो इनका वाटर है ना कई सारी नदियों में कंट्रीब्यूशन देता है ग्लेशियर्स का वाटर, हिमालयन रीजन से जो पानी बह के आता है, ठीक है ना। अब इनसे क्या होता है, टीमिंग मिलियंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब इस पानी की वजह से मिलियंस ऑफ, करोड़ों लोग इसकी वजह से सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एरिया है ना, इन नदी की वजह से ही एग्रीकल्चर में क्या होता है, सिंचाई वगैरह होती है, ठीक है ना। इरिगेशन सिस्टम कई सारे नदियों की वजह से होता है। पूरा जो नॉर्थ इंडियन रीजन है, पंजाब और ये यूपी, एमपी और ऊपर वाले एरिया, तो इन्हीं की वजह से यहाँ पर खेती अच्छी खासी होती है, वरना एज सच कोई सोर्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्स ऑफ फर्टाइल सॉइल। अब पेरेनियल रिवर क्या है, अब किसी ऊंचे एरिया से अगर रिवर बहते हुए आएगी तो स्पीड में आएगी, स्पीड में बह के आएगी तो कई सारे जो डेब्रीज हैं, कई सारे जो कंकर पत्थर हैं, एलुवियम है, वो कई सारे बहा के आएंगी, कई सारी सैंड सिल्ट के लिए कई सारी फर्टाइल जो चीज़ें हैं वो बहा के आएंगी। तो अब अगर प्लेन एरिया की बात करें तो पहले प्लेन एरिया नहीं था, ये नदियां बहा के लाई कई सारे डेब्रीज को, कई सारे कंकर पत्थर सैंड सिल्ट के लिए कई सारी जो रिच मिनरल वाले जो चीज़ें हैं वो लाए, और धीमे धीमे एक पूरा प्लेन एरिया बन गया इंडिया में। जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये पूरा जो एलुवियल बह के आई ना उससे मिलके बना हुआ है, जो कि हिमालय से रिवर्स आई हैं, ठीक है। जो सॉइल डिपॉजिट हुई हैं वो यही वाली सॉइल हैं जो कि नदियाँ बहा के लाई हैं नीचे वाले एरिया में, ठीक है। फिफ्थ इम्पोर्टेंस है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे डैम्स, रिवर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि भाखड़ा नागल बांध सुना होगा, गिरिबाटा, चमेरा, पोंग, बासी, सिलाल, दुलहस्ती, बगलेर प्रोजेक्ट, ठीक है। तहरी डैम आप लोगों ने सुना होगा, कोटेश्वर और अन्य छोटे छोटे डैम हैं, ये बड़े डैम्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है हाइडल पावर। हाइडल पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, डैम की हेल्प से, वाटर फ्लो की हेल्प से जो टरबाइन घूमता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट वेल्थ। फॉरेस्ट वेल्थ किस प्रकार से, देखिए वेरी रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेस है यहाँ पर। अब हॉरिजॉन्टल अगर वेजिटेशन की बात करें, हॉरिजॉन्टली वेजिटेशन की, तो ये ह्यूमिड से ट्रॉपिकल, कॉनिफेरस और एल्पाइन पास्चर्स यहाँ पर होते हैं। मतलब एल्टीट्यूड बाय एल्टीट्यूड वेजिटेशन का जो नेचर है, वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं वो बदलते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जो क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड और अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से वेजिटेशन भी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब ये जो फॉरेस्ट हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल वुड फ्यूल के लिए, टिम्बर हो गया, गम, गोंद, रेजिन, लाख, मेडिसिन हर्ब्स, कई सारी वैरायटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ और वुड इंडस्ट्रीज़ के लिए, पेपर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। अब इतनी हायर एल्टीट्यूड पे होने पर जो एल्पाइन पास्चर्स है ना, अब हायर एल्टीट्यूड पे कई घास वाले कई सारे मैदान हैं, तो वहाँ पर समर सीज़न में जो ट्राइबल्स, क्योंकि विंटर में तो वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन समर सीज़न में वहाँ पर घास टाइप किया जाती है, तो ग्रेजिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। चरवाहे जो अपने जो कि भी उनके कैटल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए वहाँ पर ले जाते हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल हो गया ऑर्चार्ड्स। ऑर्चार्ड्स मतलब होते हैं बगीचे,
जैसे कि आपको पता ही होगा एप्पल, पीच, चेरी, पियर, मलबेरी, वॉलनट, आलमंड, एप्रिकॉट, इन सब के बगीचे पाए जाते हैं। जो सेब हैं, जो अखरोट हैं, जो बादाम हैं, जो केसर है, वहाँ पर सुना ही होगा आपने, ये कश्मीर वाले एरिया में ज़्यादा, हिमालयन रीजन वाले एरिया में ज़्यादा उगाए जाते हैं, बड़े बड़े बगीचे। और इम्पोर्ट भी होता है हमारे इंडिया से बाहर के देशों में, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। 8th, मिनरल्स वाला इंपॉर्टेंस देखेंगे तो कई सारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि कोल फाउंड हुआ जम्मू कश्मीर में, कॉपर, लीड, जिंक, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी, टंजस्टन, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, सेमी प्रीशियस मतलब कम प्रीशियस और ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट्स में? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब क्या होता है कि इतनी हार्श टोपोग्राफी होने के कारण कई सारे डिफ़िकल्टीज आती हैं, कई सारे बैरियर्स आते हैं इनका एक्सप्लॉटेशन करने के लिए। हमको पता है हिमालय रीजन बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, मेटल्स में, प्रीशियस चीज़ों में, लेकिन उसकी हाइट, उसका एल्टीट्यूड देख के हम वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी साधन नहीं है भैया, माउंटेन के नीचे से इतनी एल्टीट्यूड वाले, इतने हाई मास के नीचे से हम कैसे कुछ निकाल सकते हैं। तो पता है बहुत रिच चीज़ें हैं, लेकिन पुअर एक्सेसिबिलिटी, हम वहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे टूरिज़्म। अब जम्मू कश्मीर, ये सब तो आपने सुना ही होगा, कई सारी सीनिक और एस्थेटिक ब्यूटी यहाँ पर है, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य वहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब हिमालयन ऑफर्स कूल invigorating climate when Niver plains are grip scorching heat of the summer season. Millions of national and international tourists visit the hill station of the Himalaya. इसका मतलब है कि जब बाकी जगह पर गर्मियाँ होती हैं तब हिमालयन जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, बड़ा सुहावना मौसम होता है। जहाँ 40, 45, 50 डिग्री होता है, वहाँ पर नॉर्मल 15, 20 ऐसे करके होता है। मतलब कई सारे जो टूरिस्ट हैं ना, जो जहाँ पर गर्मियाँ चल रही होती हैं, तो वो अपने वैकेशन करने के लिए हिमालयन वाले रीजन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन उस टाइम पे जब एक्सट्रीम समर होती है ना बाकी की जगहों पर और बाकी की कंट्रीज़ में, तब हिमालयन रीजन में अच्छी, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर अच्छे से रहना, ऐसा नहीं है माइनस में टेम्परेचर रहे या बहुत ही हार्श क्लाइमेट रहे, अच्छा ठंडा सुहावना घूमने लायक वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हरियाली टाइप की भी रहती है, जो झील वगैरह होती हैं उनका जो वाटर है मेल्ट हो जाता है, बोटिंग वगैरह, मतलब बहुत शानदार सुंदर सी दृश्य हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, फेमस टूरिस्ट सेंटर। अब अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पास्ट, जो पिछले साल की बात करें तो 1.8 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं। मतलब अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है वहाँ पर, अभी तक का, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक प्रॉपर स्टेट की मान्यता मिल जाने के बाद, मतलब मिल गई है प्रॉपर स्टेट की, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से कई सारे देश के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर एक प्रकार से सेफ समझने लगे हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पर अब टेररिज्म नहीं है, इसलिए 1.8 करोड़ बहुत ज़्यादा हाई जो है टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से मेन टूरिस्ट सेंटर्स हैं, जैसे श्रीनगर हो गया, फालगाम हो गया, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, युशमर्ग हो गया, वुलर, अराउंड वुलर जो लेक सुना होगा आपने, सॉल्ट लेक ही ऐसा है, या चंबा हो गया, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सोलान, कांगड़ा, कुल्लू मनाली काफ़ी फेमस है, मसूरी काफ़ी फेमस है, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये काफ़ी फेमस हिल स्टेशंस हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पिलग्रिमेज देखेंगे। पिलग्रिमेज एक प्रकार से हम तीर्थ स्थान बोलते हैं, क्या है, कई सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, जैसे कि अमरनाथ हो गया, ठीक है, हज़रत बल हो गया जो कि श्रीनगर में है, कैलाश, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री,
ज्वाला जी का मंदिर है, हेमकुंड, मतलब कई सारे तीर्थ स्थान भी होते हैं हिमालयन रीजन में। तो आज हमने क्या देखा, इम्पोर्टेंस देखा हिमालयन रीजन का, इंडियन पर्सपेक्टिव से हिमालयन रीजन का क्या इम्पोर्टेंस रहा। ठीक है, तो हिमालय की जितनी भी जो क्लासेस थी आज फाइनल क्लास हो गई है, मतलब हिमालयन टॉपिक एंड हो गया है। अब हम बाकी के बचे हुए फिजियोग्राफिक डिवीज़न में जो है ना, अब बाकी के प्लेन एरिया, डेजर्ट, कोस्टल रीजन और आइलैंड वगैरह, इन सब को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, समझ में आया हो, और फर्दर अगर जुड़े रहने चाहते हो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।